देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान एक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क जिसको कर्जे लेकर चलाया जा रहा है, माशी इस्तेहकाम नापैद है। इन हालात में इलेक्शन का बार बार इनेकाद और नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क के आईनी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कौम का वक्त और मुल्क का पैसा इस तरह बर्बाद होता रहा तो हमारे कर्जे कभी खत्म नहीं हो सकते। मुल्क आइन और बिलखसूस इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली की भी जरूरत महसूस होती है। आज जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा 2018 का मैंडेट चोरी हुआ था, क्या वाकई हुआ था? इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए पहले वो सुन लेते हैं। अपनी जरूरत के लिए, और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां के सरबराहान जो हैं वो भी ये लगाए और फिर एक पेज बने और फिर 2018 की तारीख दोहराई जाए। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन इमरान खान की मर्जी से नहीं होंगे। अगर इलेक्शन करवाने का शौक है तो पंजाब और केपीके की असेंबली तोड़कर वहां इलेक्शन करवा लें। क्या कहा, मजीद सुन लेते हैं। जो है ना उसी वक्त पे होगा। इमरान खान को बहुत जल्दी इलेक्शन की, तो बहुत आसान फार्मूला भी है। वो पंजाब असेंबली तोड़ दे, पंजाब इलेक्शन हो जाएगा। वो केपीके की असेंबली तोड़ दे, केपीके के इलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो कोई बात नहीं है कि जो चीज वो कर सकता है वो तो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकता वो कहता है कि ये करके दो मुझे। तो ये लाडलों के जो नाज नखरे हैं ना, वो उठाने वाले दौर गुजर गए और अब इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के बलबूते पर वो सियासत करे, अवाम के बलबूते पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। इस्लामाबाद में एक तरह का लॉकडाउन नजर आता है। अवाम के लिए रोज बरोज की जिंदगी मुश्किल बनी हुई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर की नफरी इस्लामाबाद में जमा कर रखी है। इमरान खान इसी महीने लॉन्ग मार्च की तारीख देने की बात कर रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के ज़ुबाई ने प्रेस मीटिंग में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हुए कहा कि इमरान खान उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे जब तक उनको पीछे से गारंटी नहीं मिल जाती। किसकी गारंटी की बात कर रही है, आइए वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लिख लीजिए कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर पीछे देख रहा है। मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं निकल आऊं। गारंटी इसको मिलेगी नहीं और ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गारंटी के बगैर लॉन्ग मार्च करने आएगा तो ये जानता है कि हकीम राना सनाउल्लाह इसका करेंगे क्या, इसका हाल क्या होगा। और ये फिर इसलिए नहीं है कि हमारी कोई सियासी मुखालफत है, ये हमारा मुल्क है। इसके ऊपर हम एक कैपिटल के ऊपर एक फितने को चढ़ाई करने की इजाजत क्यों देंगे? हमें नहीं देनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान है, मजाक नहीं है। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ ये सारे मसले हैं, वहीं दूसरी जानिब कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने। और जिस बात की बार बार अपोजिशन जो है वो गिरदान गवा रही थी, वो बात पूरी करके अब इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। साथ ही जी पंजाब में कह दिया गया है कि फौरन से हुकूमत को ताकीद की गई है कि जी इलेक्शंस के हवाले से इसके ऊपर आप जो है वो अपनी जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके हवाले से जो भी आपने कवानीन बनाने हैं, जो भी आपने काम करना है, जो कानून बनाने हैं, उसका हुक्म दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब हुकूमत को कि 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाए। तो अब पंजाब की भी बात हो रही है, यहाँ कराची में मुलतवी हो गए, एक नई बहस छिड़ जाएगी लोकल गवर्नमेंट पे। दूसरी जानिब जी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर जो है उसमें भी ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई हैं। साथ ही जहां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसी में पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है, कोर कमांडर का एटमी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी सामने आया है। और
पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं, ऐसा जी उसके अंदर जिक्र भी हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, ज़ेर बहस आई हैं और सामने आई हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट चीज़ों को जो है वो आज देखा गया है। इस पर भी जी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे जी। सबसे पहले पैनल की तरफ जाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है मेहमानों में आज सेंटर आजिज धामरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नुसरत वाहिद साहिबा हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर गौस हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी नुसरत वाहिद साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत वाहिद साहिबा, एक तरफ आप लोग का लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी है, और जैसे कि मैंने अपने आगाज में भी कहा कि जी बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें नज़र आती है कि शहर इक़्तिदार की जो अवाम है वो भी परेशान नज़र आते हैं कि एक के बाद एक इस तरह के हालात बन जाते हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल अप और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बिल्डअप नहीं हो रही। आज तकरीबन सारे लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहे, चाहे जावेद लतीफ़ हों, चाहे मरियम औरंगज़ेब हों, कि खान साहब से इस वजह से उतावले हो रहे हैं कि वो एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, और वो अपॉइंटमेंट है नवंबर की अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की, जिसके लिए वो पैर पड़ रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, क्या वाकई ऐसा है खान साहब से इस वजह से बहुत रिलक्टेंट हुए हुए हैं, या फिर कोई और वजूहात हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रिदा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, शहर कायद जो है, शहर कायद तो नहीं, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले कम से कम 1 महीने से वो कंटेनर्स की जद में है। कहीं भी जाना हो, कहीं से आना हो, बेइंतहा रुकावटें। किस खौफ से, किस वजह से? क्या इन लोगों ने लॉन्ग मार्चेस नहीं की? क्या इनके किसी एक बंदे का नाम ले लें उसने की हो और उससे खौफजदा हो कि हमने इस्लामाबाद बंद कर दिया हो? ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है? एक्चुअली दे आर इनसिक्योर। ये डरपोक हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब आ गए तो उसके बाद फिर इनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दे हैव टू लीव द कैपिटल। तो इस वजह से, खौफ की वजह से ये चाहते हैं कि इतना टेरराइज कर दिया जाए कि वहाँ के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि वो इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा ही ना लें। उनको ये हो कि ओहो राना बैठा हुआ है, राना ना हुआ कोई बहुत बड़ा विलन हो गया, वो बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, वो आपको आने नहीं देगा, वो आपके साथ वो सलूक करेगा जो खुद वो भी फरमा चुके हैं। तो 25 से ज्यादा हम जो है हमारे पास शैल होंगे, और हम जिस तरह बर्ताव करेंगे लोगों के साथ जो आ रहे होंगे वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये गुंडागर्दी की जो सियासत है, इसके ऊपर हमने कभी बिलीव नहीं किया। क्या आपको नहीं पता? क्या दुनिया को नहीं पता? फजलुर रहमान से लेके इनके अपने तमाम लोग, फिर बिलावल साहब जो लॉन्ग मार्च करके आए सिंध से कि जी मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ महंगाई के खिलाफ, और वो जो गाड़ियां आई उनमें वो सारा पैसा भर के आया और उसकी सिक्योरिटी सिंध पुलिस कर रही थी, और वो लाके सिंध हाउस में डंप किया गया, और वहां पे किस तरह हमारे कारकुनों को खरीदा गया, और उसके बाद क्या किस तरह टॉपल डाउन की गई गवर्नमेंट। ये क्या सब कुछ सियासी हो रहा था? ये इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि लोग अब कितने समझदार हो गए हैं। आप जो मर्जी कर लें, लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ बेईमानी हो रही है और कहाँ सच्चाई है। जिस तरह पूरा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीछे खड़ा है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर, मैं समझती हूँ कि ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ऑनेस्टी का, कि एक आदमी जो सिर्फ 3-3.5 साल हुकूमत करता है, और एक जो 3-3, 4-4 दफा के वजीर आजम बन चुके हैं और 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनकी और उनमें कितना आसमान जमीन का फर्क आ गया है। लोगों को यकीन हो गया है वो आदमी जो हुकूमत हमारे ऊपर पिछले 3.5 साल में कर रहा था, वो उसने कोई बेईमानी नहीं की, कोई चोरी नहीं की। जो महंगाई थोड़ी बहुत हुई वो पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हो रही थी, उसके ऊपर भी काबू पाया, उसके ऊपर भी लोगों को रिलैक्स किया, उसके ऊपर भी लोगों को पैसे दिए, उसके ऊपर भी सब्सिडी दी गई। हमारे कारखाने पूरे काम करने शुरू हो गए 100%। हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी जो है 5.6 पे, ये तो हमारे जाने के बाद आया है ना सब कुछ। और अब कहाँ पहुंच गए हम? वो जो 18 अरब डॉलर जो सेव किए थे 8 अरब से लेके 18 अरब पे कि वो रिजर्व में होंगे, वो सारे इन्होंने आते साथ ही 2 हफ्तों में खत्म कर दिए, और उसके बाद अब 1 अरब डॉलर और खत्म कर दिया। सिर्फ 7 अरब रुपया डॉलर रिजर्व में है जो कि 1 महीने का तेल खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बाइडन ने जो धमकी दी है कि पाकिस्तानी जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है उसको खतरा होगा वो इनसिक्योर हाथों में, उसका जवाब आपने देखा बिलावल ने क्या दिया। किस कदर मतलब डिप्लोमेटिक कहना चाहिए कि उस बंदे के अंदर हिम्मत ही नहीं जो बात कर सके।
उसका जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। फिर वजारत खारजा के ऑफिस से वो गया और उसके बाद आप देखें उनकी भी जो स्टेटमेंट है वो बदल गई। अब वो चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान बहुत महफूज हाथों में। जवाब कौन देता है? उनको जवाब देने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। वही जवाब दे सकते हैं। इन लोगों की तो अपनी लॉयल्टीज हैं उनके साथ, जो जाके हुकूमत में आने से पहले से उनको जाके बार बार यकीन दिलाया जा रहा था। कभी बिलावल जा रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं कि जी हम तो आपके गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम करेंगे। लोगों को मरने का क्या होता है? उनको मारते नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े, वैसे ही कीड़े मकोड़े, उन्होंने मर जाना है। तो जब इस किस्म की एश्योरेंस दी जाएगी और जब इस किस्म की हरकतें की जाएंगी तो वो क्यों नहीं फिर इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की और उसके बाद आप देखें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। ये होता है एक बहादुर इंसान, एक बहादुर लीडर और एक सच्चा लीडर, क्योंकि वो अपनी मौत से नहीं डरता। वो कोई दौलत जमा नहीं कर रहा जो अपने औलाद के लिए छोड़ के जाएगा कि ओ ये ना मिला तो शायद खुदा न खास्ता मेरे बच्चे फकीर हो जाएंगे। तो इस किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उनको। वो जो चीज कमा रहे हैं वो कमा के लेके जाएंगे अल्लाह के पास और फिर अल्लाह से पूछेंगे कि क्या मैंने अपने हिस्से की ड्यूटी अंजाम दी कि नहीं दी। इन लोगों की तरह ये मुझे नहीं समझ आती। आप हुकूमत करें, आप खाएं भी बेशक, लेकिन पाकिस्तान को तो ना तबाह करें। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि चलो तुम लोग खा लो थोड़ा बहुत जितना खाना है, लेकिन एक हिरस की हद होती है। कुरान पाक में है ना कि इनकी हिरस ने हत्ता की कब्रें जा देखी, वो खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी। आप जितने मर्जी बीमार पड़ जाएं, जितने मर्जी उठेंगे तो दोबारा वैसी के वैसे ही होंगे कि आपके दिल में कोई खौफ अल्लाह का आता ही नहीं है। क्योंकि जो नया थ्योरी है ना वो सिर्फ ये है कि इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया से जब मर गए तो कब्र में जाके मिट्टी में घुल गए, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा, हड्डियां भी गल जाएंगी, सब कुछ होगा, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई क़यामत नहीं है। जब ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो फिर इंसान समझता है कि यही 60, 70, 65, 85 साल की जिंदगी है, इसमें जो कमाना है, जो खाना है खा लो। पाकिस्तान जाए जहन्नम में, उसको जितनी मर्जी कुर्बानियों से बनाया गया है उससे क्या फर्क पड़ता है। इधर से इंडिया आपके ऊपर हमला करेगा, उधर से इसराइल हमला करेगा और बात खत्म। आपका एक दफा अटॉमिक, आपको इकोनॉमी की तरफ से इतना इनसिक्योर कर दिया जाएगा कि वो कहेगा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपनी प्लांट दें हमें, हम आपको पैसे देते हैं और आपको इस तरह बचाएंगे हम। और उसके बाद बचाने वाली सिचुएशन है ही नहीं। यूक्रेन को देखा हमने, यूक्रेन ने अमेरिका की बातों में आके अपना एटमी प्लांट जाया किया और उसके बाद उसका क्या हशर है, हम आपकी मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे? आप दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन बनाने वाली कंट्री है, आप वेपन बना रहे हैं, आप वेपन भेज रहे हैं वहां पे और आपका कारोबार चल रहा है, ये मदद हो रही है। लोग मरे, लोग जिए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को, जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ना अमेरिकन को, ना हमारे लीडर्स को, ना किसी और को। अब 20 साल आप अफगानिस्तान में लड़ते रहे, अब अगर हार गए तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान तो वैसे ही आपकी जंग लड़ के कितने 85,000 से ज्यादा लोग अपने कुर्बान कर चुका था। लेकिन अब जब उनसे मांगी गई जमीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा ड्रोन हमलों के लिए, मैं नहीं दूंगा अपने एयरपोर्ट्स। तो उसके बाद फिर यही होना था जो हुआ। फिर उस पर कहा जाता है जी साजिश नहीं हुई। साजिश और किसको कहते हैं? एक जमहूरी हुकूमत अच्छी खासी आई हुई थी, 1.5 साल रह गया था, आप उसे हुकूमत कर लेने देते, शायद कर लेने देते तो हम इतने इस तरह ना लोगों के दिलों में घर करते। जब इन्होंने बेईमानी करके हमें हराया तो उसके बाद लोग, वो तो खान साहब खुद भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानी इस तरह निकलेंगे। मैं कहूंगा नहीं कहूंगा, वो खुद बाहर सड़क पे आके खड़े होंगे। और ऐसे नहीं कि 200-400 हैं, हजारों लाखों में लोग होते हैं जो आके उनके जलसे अटेंड करते हैं, करते हैं। इलेक्शन आपने देखा किस तरह हम लोग माशाल्लाह जीते हैं। सिर्फ NE-237 पे हम हारे हैं, वो भी इतनी बुरी तरह बेईमानी हुई है। उसकी कितनी वीडियोस हैं जो हमारे पास हैं और उसको देख के आप हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। इस तरह कैसे कोई बेईमानी कर सकता है? अगर यही तरीका इन्होंने आम इंतखाबात में भी अपनाना है तो फिर यकीन कीजिए अगले 20 साल भी कोई भुट्टो को मरने से नहीं बचा सकता। ओके, वो हमेशा जिंदा रहेगा। सही है। सेंटर गौस साहब की तरफ आऊंगी। सेंटर गौस साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ओके सेंटर गौस साहब, इस्लामाबाद लॉकडाउन करा हुआ है, अवाम परेशान है और बल्दियाती इंतखाबात का सबके सामने नतीजा भी है। दूसरी तरफ MKM कह रही है, कल MKM के मरकजी रहनुमा वसीम अख्तर साहब, उन्होंने एक निजी चैनल में प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और कहा है कि जी हम हर जमात की मजबूरियाँ होती हैं, हमारी भी मजबूरियाँ थी, लेकिन अब हम इस मरहले पे पहुंच गए हैं कि जिस रोज़ तंग आ जाएंगे मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे। एक तरफ इत्तेहाद से निकलने की बातें, 5 दिन से डॉलर फिर अब जा रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी है, इश्यूज बहुत सारे हैं जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे उस तरह से।
क्या वजह है? और फिर ये ज़मीनी इंतखाबात में PMLN के हर बंदे का पीपल्स पार्टी को इस तरह से मुबारकबाद देना, लगता तो ये है कि कहीं जम तो नहीं हो गई मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी जिम्मेदार सियासी पार्टियां हैं और जहाँ भी मुल्क की वकार का मसला होता है तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं क्योंकि जिम्मेदार सियासी पार्टियां हैं। और हमारा वास्ता जो है ना, एक ऐसे ही कोई खिलंदे और गैर जिम्मेदार शख्स से पड़ा है और जिसने एक पाकिस्तान की यूथ को जो है ना, मैं कहूँगा कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और एक झूठ पे और एक नजरिया और बयानिया बना लिया है जो एक साइफा से शुरू हुआ और फिर अब आके वो इस मिनटे तल्लों पे आ गया है कि मुझे हर चीज़ में एतमाद में लिया जाए और नवाज शरीफ को भी वो वेलकम करने को तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी पाकिस्तान का मसला होगा, आप देखो हम ना असूलों की सियासत पार्टियों को आपस में रवाबित होते हैं। हमने एक मुल्क जो इक़्तिदार लिया है, हमारे जो 10-12 पार्टियों ने मिलकर जो इक़्तिदार लिया है, ज़ाहिर है इसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद शामिल होगी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब ये समझा कि ये लोग तो मतलब जी खान साहब जो हैं, इनके दौर में जो माशी हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और हमें कोई कर्जा लेने को भी मतलब तैयार नहीं है। और IMF जैसा इदारा जो है वो भी खान साहब जिससे खान साहब ने मुआहदा किया और कहा कि जी हमारा भी ये 23 तक काम चलेगा और जो उनसे शराइत तय होती है वो भी पूरी नहीं कर सके। उनसे वादा कर कहा था कि मैं हर 10-15 दिन बाद 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाऊंगा, लेकिन जब इनको पता चला कि मेरी तो हुकूमत अब जा रही तो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए सस्ता कर दिया और फिर ये एक महीना सिलसिला चलता रहा। यानी कि 30 रुपए जो बढ़ना था वो फिर हमें आके एडजस्ट करना पड़ा। और फिर ज़रा एक पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। किसी मुल्क से जब आपको मुआहदा होता है या किसी इदारे से आपको मुआहदा होता है तो उसको इस तरह वन साइडेड या नहीं तोड़ते या उसकी वायलेशन नहीं करते। ये नहीं कि तुम्हें इक़्तिदार जब जाता नजर आए तो फिर अब तुम वायलेशन कर दो पॉपुलरिटी हासिल करने की। जी जी पार्टी को बात दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। ज़ाहिर हमारे इत्तेहादी हैं और जो अली मूसा किलानी जो इलेक्शन जीते हैं उन्हें बरमला कल TV शो में कहा है कि मैं सबसे पहले मैं JUI का मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना इलेक्शन समझ के लड़ा, यानी कि उसने तस्लीम किया है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि मुल्तान का इलेक्शन जो है ये PDM या पीपल्स पार्टी कैसे जीत के इनको हजम नहीं हो रहा और ये इनको एक 14 तबक इनके रोशन हो गए हैं। ये जो कह रहे थे कि हम बयानी और हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, अगर PDM मिल के इलेक्शन लड़ती है तो उसके ये रिजल्ट होंगे, इनको अब नजर आ गया है। और KP और जो सिंध में जो दोनों सीटें मतलब एक सीट जीते हैं तो वहाँ ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं। और यहाँ तो देखो ना पंजाब में तो हमारी कोई क्यादत मतलब इलेक्शन इसमें और ऐड कर लेना सेंटर गौर साहब, आज उज़मा बुखारी साहबा का भी मैंने एक क्लिप भी चलाया है कि उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि जी वो पीछे से गारंटी ना मिल जाए। किसकी गारंटी नहीं मिलेगी, किसकी बात कर रही हैं वो फिर से? सर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते हैं कोई जो खुद खान साहब कहते हैं कि अंपायर जिस अंपायर कहते हैं उसी तरह उनको इशारा है। वो समझता है कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिले तो तब मैं करूं, लेकिन वो भी किस लिए? आखिर वो जो इलेक्शन मांग रहा है क्यों मांगता है? 5 साल पूरे हो लेने तो हमने आपको जमहूरी तरीके से तब्दील किया है, आखिर क्या आफत पड़ी आपको कि जी आप कहते हैं इलेक्शन। आपने देखो ना, या मुल्क की मईशत को हमने ठीक करना है, आपसे तो हो नहीं सका, ठीक है ना। अगर हम इलेक्शन में खुदा न खासा अगर फिर आ गए तो आप फिर क्या करेंगे? यही हाल होगा मईशत का। तो भी हमें तो 4-5 महीने हुए हैं, हमें कोई 1 साल तो मईशत को ठीक करने दो ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इन्होंने क्या किया है और इमरान खान ने क्या किया है। पेश का चाहे डॉलर का रेट हो चाहे और महंगाई हो, इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में आप वाज़ेह फर्क देखेंगे। इंशाल्लाह महंगाई नीचे आएगी, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ मौका दिया जाए। अच्छा, और इलेक्शन कराने की कोई वजह नहीं है। खान साहब कोई बती रहे तो कोई वजह बता दें कि ये सिलेक्शन करो। वो समझता है उसकी वजह ये है, वो समझता है मेरी पॉपुलैरिटी है
तो मैं 2/3 मेजोरिटी ले लूंगा, लेकिन उसको अब समझ आ गई है। अब वो एक दिन तो परेशान रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये क्या हो गया, मुल्तान में मैं हार गया, कराची में मैं हार गया। जो 2/3 के ख्वाब थे उसके वो चिकनाचूर हो गए हैं। तो अब वो चाहता है कि जो, तो अब तो बैकडोर डिप्लोमेसी की भी बात कर रहा है। हालांकि पीडीएम ने इनकार किया है कि हमारे कोई भी बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। अब तो हमारे साथ बात भी करना चाहता है बैकडोर के जरिए। अच्छा। तो ये एक अवाम, सब कुछ अवाम के सामने है। इससे पहले साइबर का ड्रामा किया, उस वो नाकाम हुआ, फिर महंगाई का इशू चला, उस पर नाकाम हुआ। अब ये कहा कि जी एनआरओ की बात की, वो नाकाम हुआ। अब खुद ये हमारे साथ बात करना चाहता है कि किस तरीके से हम बैठ के इलेक्शन की, चलो 2 महीने तो 4 महीने बाद इलेक्शन करा लें। लेकिन पीडीएम की जमातें ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हम टेन्योर पूरा करेंगे। हाँ, हम बड़े तौर पे बैठ के उसमें इलेक्शन की डेट का अनाउंस करेंगे और कौम के सामने करेंगे। ओके, दामरा साहब की तरफ जाऊंगी। दामरा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आजिज साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आजिज साहब, आप लोग NA 237 में जीत तो गए, लेकिन पीटीआई ने आज NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन की जो आपकी कामयाबी है उसको चैलेंज भी कर दिया है। और जहां चैलेंज किया गया है वहीं पे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जी किस तरह से क्या क्या हुआ है। वो तो आगे उसके ऊपर तहकीकात होगी जो भी है। एक चीज़। दूसरी तरफ वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं, ये मिसअप कर दिया सेट गौ साहब, लेकिन चूंकि हुकूमत में आप भी हैं सो आई कुड आस्क यू दिस एज वेल। वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं किसी भी वक्त हुकूमत छोड़ देंगे, इत्तेहाद छोड़ देंगे, सो फिर कहाँ खड़े होंगे आप लोग? वो छोड़ देते हैं तो और नंबर्स तो फिर कम हो जाएंगे आपके पास अगेन असेंबली में। दूसरे चैलेंज आपके पास अगेन मईशत का खड़ा हुआ है। 5 दिन से स्टॉक डाउन जा रहा है, डॉलर की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। 2 के जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें भी जनरली अगर देखें तो पॉपुलैरिटी खान साहब की थी, ज़्यादा नंबर गेम जो लेके चले गए ओवरऑल। क्योंकि अभी हमसे पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे ना, यू पीपल आर ऑल टुगेदर अ गवर्नमेंट। सो हाउ डू यू सी गवर्नमेंट के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, शहर इक़्तिदार भी जाम हुआ है, कैसे सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, पहली बात तो आपने एमक्यूएम के हवाले से बात की, तो एमक्यूएम के बयानात मैंने भी सुने हैं और माज़ी भी इस तरह आते रहते हैं कि हम हुकूमत से निकलते हैं, फिर नेगोशिएशन होती है और उसके बाद जो है मामला संभल जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम बाकायदा हुकूमत से अलग होगी, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं जिसकी वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पहले भी करते रहे और अभी भी करेंगे। जहां तक बात है आपकी कि कराची के इंतखाब को चैलेंज किया गया है, तो ये पीटीआई का वतीरा है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, अपने कारकुनों से कभी भी सच नहीं बोलते। इसलिए इदारे मौजूद हैं और उनकी पार्टी की पॉलिसी है, अगर वो उसको चैलेंज करना चाहें तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, और अगर फिर से इंतखाब करने का चैलेंज कबूल करें तो हमें वो भी कबूल है। दूसरी बात यह है कि मौत की जहां तक बात की, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर एक बार फिर बढ़ रहा है। वो पौधा जो पीटीआई भोंडे तरीके से रख के गई थी, आईएमएफ के पास टाइमली नहीं जब गई थी, तो पूरी कौम को ये मालूम है कि ये मुआहिदा जो है आईएमएफ से ये इन्हीं के दौर का था, बल्कि ये एक इंस्टॉलमेंट थी जो इनको नहीं मिल रही थी। हुकूमत की तब्दीली के बाद बड़ी एक मुश्किल से इस हुकूमत ने वो इंस्टॉलमेंट जो है वो बहाल कराई। तो ये तो उसको भी ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट किया गया है आईएमएफ से, जो इन्हीं की नालायकी की वजह से लेट हुआ और आईएमएफ की सख्त तरीन शराइत के बुनियाद पर ये मुआहिदा हुआ, जिसकी आज पाकिस्तान भुगत रहा है खराब मईशत की सूरत हाल में। फिर मेरी बहन ने कहा कि अल्लाह मियाँ पूछेगा कि आपने इस दुनिया में अपना किरदार अदा किया, अगर इमरान खान चले जाते हैं तो इशारा इस तरफ है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे। मैं इस तरह का सियासी कारकुन नहीं हूँ कि किसी की हेल्थ और लाइफ पे बात करूं, मगर उसके बावजूद शायद ये सवालात भी उठेंगे कि आप जो दुनिया में कहते थे कि बड़ा क्रेडिबल लीडर हूं, मगर आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से चैरिटी के नाम पे मिलने वाले चंदे को कहां यूज किया? आपने डैम फंड रेजिंग के तौर पर अरबों रुपए कमा के कहां लगा दिए? आपने गोगी की करप्शन पे पूरा सूबा कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग उसी के नाम से थी, आज भी वो अपने सूबे में हुकूमत है मगर वो नहीं आ सकती। तोशाखाना की चोरी का भी आपसे जरूर सवाल होगा, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हवाले से बड़े आप इनकलाबी बन रहे हैं, तो कौम को यह भी मालूम है कि 2019 में जब
आपका स्टेटस स्पेशल खत्म किया गया था कश्मीर का, तो कौन बीजी बिल्ली बनके खामोश होके कहा कि जुम्मे को कौम निकलेगी? एक जुम्मे को निकली और आपको कश्मीर का झंडा जब आपकी उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे रही थी तो खौफ से, डर से कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए, आपने वो कश्मीर का झंडा भी हाथ में नहीं लिया। तो ये सारे रिकॉर्ड हैं। हाँ, मगर झूठ का बाजार इतना गर्म है कि पाकिस्तान में हर किसी के पास मोबाइल फोन हैं और दो मोबाइल फोन हैं। वहां पर झूठ इतना अब फिलहाल ऊपर आ चुका है कि हमें दुश्वारी भी हो रही है, हम मुकाबला भी कर रहे हैं। ये धूल है झूठ की, यकीनन जब बैठेगी तो आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। फिलहाल ये बिल्कुल इस घुमंड में है क्योंकि इतना झूठ बोला हुआ है इन्होंने कि हमारे बच्चे हैं, जाहिर है उनको बात आगे होकर समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा मुकाबला 2 सीटों पे था। पीपुल्स पार्टी डायरेक्टली 3 सीटों पे आई थी। एक लियारी वाली सीट थी जो उन्होंने हाई कोर्ट में रेजिग्नेशन से विथड्रॉ कर दिया था। 2 सीटें और थी, एक मुल्तान और कराची की, तो हमने 100% मतलब 2 सीटों पे थे हम, 2 सीटें हमने विन की हैं। बाकी मुल्तान को भी चैलेंज करके देख लें और मलीर को भी चैलेंज करके देख लें, अपना शौक पूरा कर लें। ठीक है, ओके। यहाँ मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जिसपे मैं जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। हमने कहीं नहीं जा रहा, स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, नुसरत वाहिद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। आज हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये सारा मामला है, दूसरी तरफ ये भी है कि जी इलेक्शन कमीशन ने आपकी पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बलदियाती कानून बनाने का हुक्म भी दिया है। तो दूसरी तरफ कराची के इलेक्शन कमीशन, कराची के बलदियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं। इन दोनों बातों पर आपका क्या स्टांस है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ये फेयर काम कर रहे हैं? क्योंकि अब जब हम इतनी 8 में से 6 सीटें जीत गए हैं, अब बकौल मेरे भाई के ये वहाँ मुल्तान से भी जीत गए और मलीर से भी जीत गए, लेकिन एक चीज, एक लम्हे को सोचते हैं ये लोग कि वो लोग जो ये सीटें जीते हैं, चाहे वो गिलानी का बेटा हो या यहाँ पे मलीर में जो भी साहब है, उनके साथ कितनी पार्टीज काम कर रही थी, कितनी पार्टीज मिल के ये जंग लड़ रही थी, और दूसरी तरफ एक अकेला खड़ा था और वो जम के खड़ा था। उसने किसी से नहीं कहा कि मेरे साथ आके मिलो या मुझे वोट दिलवाओ या मुझे कुछ करो। वो सिर्फ अपने लोगों से अपनी बात कर रहे थे कि आप लोग जानते हैं किसको वोट देना है और क्यों देना है, और लोगों ने दिया। फिर मैंने आपको बताया शुरू में जिस तरह की बेईमानी, कितनी ज्यादा बेईमानी हुई और किस किस तरह वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत जाते हैं तो इनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेन इलेक्शन आएगा उस वक्त तो ये इनके इत्तेहादी नहीं होंगे इनके साथ। हर पार्टी को अपना अपना इलेक्शन खुद लड़ना होगा। और क्या ये एनालिसिस कर रहे हैं कि उनको कितने वोट मिल रहे हैं और दूसरी पार्टी को कितने वोट मिले हैं और क्या हुआ है? क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करेंगी जब मेन इलेक्शन होगा। अब ये कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन तक इंतजार करना होगा, तो आपने क्यों नहीं इंतजार किया? हमारे पास तो सिर्फ 1.5 साल रह गया था। अगर आप इंतजार कर लेते और अमेरिका की उसमें साइफर के चक्कर में ना आते, और जो आपको कहा गया कि जी आप अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराएंगे तो आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे, और उसकी हुकूमत गिरा देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको तवाइफ मिलेंगे, तो वो मिले सबको। एक वजीर खारजा बन गया, एक वजीर आजम बन गया और बाकी जितने जो सबको सब कुछ मिल गया। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि अमेरिका ने हमारा साथ दिया है? अब से लेके पिछली पूरी 47 से लेके अब तक की हिस्ट्री देख लें, जब भी हमें जरूरत पड़ी अमेरिका नहीं था वहां पे। हमें खुद खड़े होना है अपने लिए। अगर जब तक हमारे अंदर खुददारी नहीं होगी, जब तक हम लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मुल्क हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम सिर्फ उनको यही कहते रहेंगे कि जी हम आपके गुलाम हैं, आप गुलाम हैं, आप हमें पैसे दे दें, आप एंकर से जाके कहें हमें पैसे दिला दें, आप हर एक को कह रहे हो कि जी पैसे दिला दें, तो इस तरह बात नहीं बनती है। आपको पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी हमारे वजीर आजम साहब हैं, वजीर खारजा साहब हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें और फिर उनको कहें कि वी आर इन नीड, डेफिनेटली वी आर इन नीड। कोरोना की वजह से बहुत हालात खराब हो गए पूरी दुनिया के, अमेरिका के भी, और उसके बाद जो भी सिचुएशन हुई उसकी वजह से तो हर एक को जरूरत है। फिर आप देखें कितना बड़ा सैलाब आया है, उसकी वजह से
कहाँ से कहाँ पाकिस्तान पहुंच गया। जो रोजाना के हिसाब से 4-4 जहाज उतर रहे थे, वो सामान कहाँ जा रहा है? कोई तो पूछे वो सामान कहाँ जा रहा है? उनको नहीं मिल रहा। वो जो एक शख्स खड़ा होकर बिलावल को कह रहा था, बूढ़ा सा आदमी, कि हमें सामान नहीं पहुंचा, उसके जाने के बाद उसको इतना मारा गया कीचड़ में, और उसके बाद उसको चरपाई पे लपेट के रस्सियों से, और उसको बैठने तक, उसका सर ढलक रहा है तो उसको बैठने नहीं दिया जा रहा। उसको पता नहीं क्या सलूक है जो मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर एक इंसान भूखा है, खाने को नहीं है, शेल्टर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्यों नहीं कहेगा? वो भुट्टो जो सारी उम्र से जिंदा है, उसका पोता नवासा वटेवर जो भी आता है उसके पास, तो सबसे पहली बात वो यही करेगा कि मेरे पास नहीं है कुछ खाने को, मुझे दें आप। आपका तो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और आपने सिंध के लोगों से सब कुछ छीन लिया। अब सिर्फ कराची रह गया, वो भी टूटा फूटा ही हो गया है। अब तो कचरे का ढेर बना हुआ, जहाँ बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। तो कम से कम इतना तो करें कि जो लोग मुसीबत में हैं उनको उनकी जो इमदाद बाहर से आ रही है वो तो कम से कम पहुंचा दें। ये तो बिल्कुल वही कर रहे हैं कि कोरोना के दिनों में जब इनको अरबों रुपया मिला लोगों को फूड पैकेजेस पहुंचाने का, तो शैला रजा साहब फरमाती है हमने सुबह को दे दिया लोगों को ताकि किसी को खबर ना हो। भाई आप अपनी जेब से नहीं दे रही थी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी और बाहर से इमदाद आ रही थी। आपने कहाँ से लिए? उसके जो 37 लाख पैकेट बनते, अगर 2,500 के भी बनाते, किस दुकान से लिया गया, किस ट्रक में लादा गया, किस इलाके में दिया गया, कुछ पता नहीं है। सब कुछ एक एक पैसा चीफ जस्टिस सिंध ने कहा कि जो भी पैसा सिंध में आता है वो सब अपनी जेब में जाता है इनकी हुकूमत। तो मुझे बताएं ऐसे कब तक चलेगा पाकिस्तान? ऐसे कब तक चलेगा? आपको पाकिस्तान को तरक्की देनी होगी हर हाल में। इफ यू वांट टू सर्व दिस कंट्री, इफ यू वांट टू हैव अ गवर्नमेंट इन दिस रीजन, आपको काम करना पड़ेगा। एक सिर्फ अस्पताल वहां पे बना के आप कहें कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, तो इट्स नॉट इनफ। पूरा सिंध डूबा हुआ है। अभी तक सिंध की जमीन में खास खराबी है, आई थिंक, कि यहाँ पे पानी जमीन के अंदर नहीं जाता, जबकि पंजाब में बहुत जल्दी जमीन के अंदर चला जाता है पानी। अभी तक ओके सेंटर गौस साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर गौस साहब, मैं खुद गई हूँ, मैं खुद जाके देख के आई हूँ। अच्छा सेंटर गौस साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर गौस साहब, ये जो बात हो रही है खासतौर पर वजीर आजम ने भी आज जो है वो एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी तो करवाई है, लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी आज आमर साहब से भी इसीलिए पूछा था, फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं वो आ इसीलिए रहे हैं कि जो पार्टी के पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे हुए थे उस पर अमल दरामद ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं बनता है हमारा, हम अब हुकूमत छोड़ देंगे, कैटेगोरिकली एमक्यूएम कह रही है। तो ये पीडीएम की इत्तेहादी जमातों का अगर इस तरह से फॉल आउट होता है तो फिर कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग? जी 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 देखें, उसमें ज़ाहिर एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी जमात है और उसमें 10-12 पार्टियां हैं। इसीलिए तो हमारा हम कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग हमारा चूँकि रूलिंग पार्टी है, शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून से हैं, और तो फिर 10 सबको साथ लेने की चलना पड़ता है। इसलिए वो हम जिसका तेजी से फैसले लेने चाहिए उस तरह हम नहीं देते ताकि इत्तेहादियों के तमाद में लेके चले। अब इनका मसला ज्यादा जो है एमक्यूएम का, हमारा वफाक है तो इनको जो वजारत देनी थी वो भी दे दी और एक गवर्नर इनका था वो भी हमने लगा दिया। बाकी सूबाई लेवल पे इनके मसाइल हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो मेरे ख्याल में शहबाज साहब वो इनके पीपल्स पार्टी वालों से और इनसे मिल के उनको बिठा के मसाइल इनके हल कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो इनको मगर पहले उनके साथ थी, अब हमारे साथ है, उसके बाद हमें छोड़कर कहाँ जाएगी? ठीक है ना। अभी तो चलो ये थोड़ा बहुत हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके भी बयान आते रहते हैं, दूसरी पार्टी के भी आते रहते हैं। तो ये एक चूँकि जमहूरियत है, जमहूर में यही होता है कि जमहूर का मतलब यही होता है जमहूरियत का कि बैठ के मसाइल का गुफ्त शुनूई से मसाइल का हल निकालना। यही फ़र्क अमरीत जो है वो फैसला ठोस देते हैं और जमहूरियत में मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना होता है। तो हम इंशाल्लाह एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को बैठा के इस मसले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह, और मसला ये हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और तो मेरी जो अच्छा, दूसरी तरफ अब ये बल्दियाती इंतखाबात यहाँ कराची में जो है वो मुलतवी हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के से, इस पे भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया है, कह रही है आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात के इलेक्शन देख के। वह पंजाब में भी कह दिया 7 रोज के अंदर हुकूमत को कह दिया इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती एक्ट बनाने के लिए जो भी उसके कवानीन रह गए। हाउ डू यू सी इट? इस पे भी जरा कमेंट कर दें प्लीज।
अच्छा, सिंध में जो इंतखाब मुलतवी जेन्युइन रीजन है, उसमें सैलाब आए हुए है और बहुत ज्यादा सैलाब है और कई लोगों में अभी तक पानी खड़ा है। और मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं अगर इलेक्शन हो भी सही तो पोलिंग स्टेशन कहाँ बनेंगे। दूसरे फोर्सेस की कमी है, इनकी जो सिंध जो उसकी सिक्योरिटी दायरे के 1000 के जैसे मेरे इल्म में शायद नफरी इस्लामाबाद आई हुई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च की धमकी दी हुई है और धमकी दी हुई है और फिर ये गैर जिम्मेदार सियासी जमात है। इन्होंने हमेशा हल्लड़बाजी की है। 25 मई को उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप G9 में जाके जलसा कर लें, लेकिन नहीं, इन्होंने खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मेरे कारकुन डी चौक पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। नतीजा क्या हो कि वो कारकुन आ गया, 2-3 हजार कारकुन आ गए, फिर सिक्योरिटी फोर्स सारा झगड़ा ये चलते रहा। तो ये किसी बात मानने वाले नहीं है। इसलिए हमने हक तो ये था कि पंजाब से और KPK चूंकि नजदीक है वफाक के, तो वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज आती है और सिक्योरिटी पर्सन लाते हैं और इस्लामाबाद की हिफाजत करते। लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं भेज सकते, इसलिए तो मजबूरन हमें सिंध से मंगवाने पड़े। तो कुछ फौजी जो सिक्योरिटी फराद इधर आ गए हैं, तो वहाँ मुमकिन नहीं है इलेक्शन कराना। इंशाल्लाह महीने 2 के बाद जैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 हफ्ते बाद दोबारा डेट दे देंगे, तो ये जेन्युइन मसला है। हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की मैं आजादी तौर पर जो है ना तौसीक करता हूँ और उन्होंने सही फैसला किया। ओके, वन लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। सेंटर राजेश धामरा साहब, पीपल्स पार्टी से जो मुआहदे हुए थे वो खटाई में है, उसके ऊपर इश्यूज बन रहे हैं, उस पर तहफ्फुज़ात है MKM के। देखें, पहली बात तो रिदा मैं आपको ये कह दूं कि MKM कहीं नहीं जा रही। वो हमारी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, मगर वो कहीं नहीं जा रही। मैं तो सिर्फ इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे हैरत हो रही थी कि अभी मेरी बहन सैलाब के हवाले से बात कर रही थी। भाई सैलाब, आपके मुंह से लफ्ज सुन के हैरत होती है कि जब KPK के अंदर सैलाब तबाहकारियां कर रहा था, इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रहा था, तबाही होटल के होटल जो जमीन बोस हो रहे थे, जो रिश्वत लेके आपके वजीरों ने वहां पे बनाए थे, तो आपके हेलीकॉप्टर जो चीफ मिनिस्टर के थे वो टैक्सी के तौर पर काम कर रहे थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक भी दौरा नहीं किया तोसा शरीफ और इर्द गिर्द के जो सैलाब के मुतासिरीन है। और जो बूढ़े शख्स की बात कर रही हैं वो पंजाब के फुटेज से वो सीटें भी क्लियर हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि PTI को झूठ से जरा फुर्सत मिले तो उनको सैलाब ज़दागान का कोई एहसास हो। सिंध में दौरा क्यों नहीं किया आपने? आप कह रहे हैं ना सिंध का दौरा करूंगा, सिंध में तबाही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिंध में पानी है, मैं भी कहता हूँ सिंध में पानी है, सिंध में अभी भी तबाहकारियां हैं। तो लोकल बॉडी की इलेक्शन कैंसिल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो क्या भगड़े डालेगी आपकी तरह? जैसे करेगी। आप तो लाताल्लुक लोग हैं सारे जलसों से। और दूसरी बात, ये भाषण देना छोड़ दें कि अमेरिका के खिलाफ इनकलाबी शख्स का नाम इमरान खान है। अगर यही है तो वो ऑडियो लिंक्स में किसको कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ हमें खत पे खेलना है। खुदा को माने। अच्छा, ये बल्दियाती इलेक्शंस भी आप लोगों ने मुलतवी करवा लिए कराची के, PTI कह रही है जी। वो इसलिए कि अभी आपके प्रोग्राम में मेरी बहन ने कहा कि सिंध में अभी भी पानी है, सिंध डूबा हुआ है। वो तो लोग सिंध में ना, कराची में थोड़ी है, कराची हैदराबाद के डिवीजन के तो हो सकते थे ना, आप लोगों ने ये भी क्यों कैंसिल करवा दिए? जी रिदा, आप क्यों बोल रही हैं इस बात को कि ये तबाहकारी मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। और लोग जो मक्कल वहां के अपने एरियाज से निकले हैं वो हैदराबाद और कराची के उन सरकारी बिल्डिंग्स में पनाह लिए हुए हैं। क्या लोगों का हक नहीं है कि जब तक उनके गांव गोठों से पानी निकले तब तक वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी इदारों में आए? जब उन सरकारी इदारों में वो विक्टिम्स जो हैं डिजास्टर के बैठे होंगे, किस तरह पोलिंग लगेंगी आपकी? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर राजेश धामरा आपका, सेंटर गौस साहब आपका और नुसरत भाई साहब आपका। फिर मजलूम मगर तो इसी के साथ हाजिर अपनी मेजबान बेसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।